Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of editorial decoded. Now budget is something round the corner. बजट अभी न्यूज में आने वाला है, बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बजट फॉर्मुलेशन होता क्या है, कैसे होता है, उसके एलिमेंट्स हम बाद में देख लेंगे जब वो आता रहेगा। इसके साथ हम देखेंगे फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है और एनके सिंह कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं बजट से। अब बजटिंग क्या है इसको समझने के लिए जरा एक बात समझते हैं। अब अगर आप किसी ट्रिप पे गए हैं तो जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आपके दोस्त पूछ ही लेते हैं कि ये बता पहले बजट कितना है। अब बजट कितना है इसका मतलब क्या समझते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं। पहली बात, इसका मतलब जो पैसे के सोर्सेज हैं, रिसीट, वो कितना है, कितना पैसा है जो आप खर्च कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि पैसे हैं कितने, फिर आप देखते हैं कि एक्सपेंड कहाँ, रिसीट आपको कहाँ कहाँ एक्सपेंड उसे कर सकते हैं। आप बताएंगे कि इतना तो बस में हो सकता है, इतना फूड में हो सकता है और इतना हम बाकी जो शॉपिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। सो व्हाट इज बजटिंग? इट इज नथिंग बट एन एस्टिमेशन। आप एस्टिमेट करते हो कि इतना पैसा मेरे पास आ सकता है इन सोर्सेस से, एंड दिस इज द मनी आई कैन एक्सपेंड एनीवेयर। दिस द होल साइकिल इज कॉल्ड एक्चुअली बजटिंग। सो एस्टिमेशन ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, बजटिंग किसी पीरियड की होती है, जैसे घर में 1 महीने की होती है या बैंक में 1 साल की होती है और आपके नेशनल लेवल पे भी एनुअल होती है। सो व्हाट इज बजट? इज एन एनुअल एस्टिमेट। आप एस्टिमेट करें भी हुआ नहीं है, एनुअल एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंसेस एज वेल एज डेफिसिट। 3 एलिमेंट होंगे, रिसीट, एक्सपेंस एंड डेफिसिट। व्हाई डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट? इमेजिन कर लीजिए अगर आप होम बजटिंग कर रहे हैं, घर की बजटिंग, और किसी ने डिसाइड किया कि अपना घर खरीदना है अपना, राइट नाउ इन दैट केस रेवेन्यू विल बी लेस, इतना पैसा होगा नहीं, बट एक्सपेंसेस विल बी हाई। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस? देयर विल बी अ डेफिसिट एंड नॉट टू मीट दिस डेफिसिट लोन लिया जाएगा। नाउ व्हेन यू मेक अ बजट फॉर द होम, आप इसे भी अकाउंट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ना हवा से आप पैसे लेकर आ गए, नहीं, यू विल एस्टिमेट कि कितना लोन आप ले सकते हैं और कितना हम घर से ही काम चला लेंगे। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड budgeting, estimation of receipt and expenses and deficit. Now under article 212 of the constitution, अब इसमें हम जो यूनियन बजट के बारे में बात करें, इसमें हम आर्टिकल 12 में लेकर आते हैं, जहां पे 1 Feb 2016 में इसको प्रेसिडेंट बजट को आपके लोकसभा में रखते हैं ना। ध्यान रखिएगा, पहले ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब हुआ करता था, बट इन 2016 चेंजेस वर मेड और इसको 1 Feb कर दिया गया, सो दैट जो साइकिल हो कंप्लीटली अप्रैल में शुरू हो जाए। अनलाइक पहले जब वो मई वगैरह तक खिसक जाती थी और आगे, जिसकी वजह से मार्च रश देखने को मिलता था, अचानक सारी मिनिस्ट्रीज को पैसा खर्च करना पड़ता था। उस साइकिल को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए बजट को थोड़ा अर्ली रिलीज किया जाने लगा। साथ में 2017 में रेलवे और जो आपका यूनियन बजट है उसको मर्ज कर दिया गया। पहले रेलवे बजट अलग होता था। सो दिस वर सम चेंजेस दैट वर एडेड। अगर ये समझ में आ गया तो अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ बजट। ना बजट हैज आपके रिसीट और एक्सपेंसेस होते हैं। बात करते हैं रिसीप्ट इटसेल्फ, और थोड़ा ऐसा ही आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। दिस इज मनी। ना तो मनी हैज 2 फॉर्म। रिसीट, दो जो पैसे गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपके रेवेन्यू रिसीप्ट हो सकते हैं, इसे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, दिस कैन बी अ रेवेन्यू रिसीट, या फिर आपके कैपिटल रिसीप्ट भी हो सकते हैं। नाउ रेवेन्यू रिसीट कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिसीट आर दोज रिसीट जिनसे एसेट या लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती। इसका मतलब फ्यूचर में कोई इस खर्चे के लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इसको रिटर्न करना है, राइट। एग्जाम्पल, जैसे आपने इसमें सैलरी पे की हो अपने एम्प्लॉय के, डिफेंस सैलरी पे की हो, नॉन सच अ केस यू हैव पेड द, यू हैव एक्चुअली, दिस इज लाइक एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल हो गया, आई एम सॉरी। या फिर जैसे आपने टैक्स लिया हो अपने सिटीजन से, नाउ दिस इज एक्चुअली अ रेवेन्यू रिसीट। इस टैक्स को लेने के बाद गवर्नमेंट ये नहीं सोचती ना कि ये जो पैसा हमारे पास आया है ये लोगों को रिटर्न भी करना है, नहीं, द गवर्नमेंट डज नॉट थिंक ऑफ इट। दिस इज एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट, जहां पे कोई एसेट नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिटर्न करने की। दिस डज नॉट चेंज द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस। कोई लाइबिलिटी नहीं हुई टैक्स को क्रिएट, टैक्स है ना आपके एसेट इससे कम हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ बेचा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी कैपिटल रिसीप्ट होती है वो ऐसी होती है कि उससे एसेट क्रिएट होगा या फिर आपकी लाइबिलिटीज का मतलब आपकी कम हो सकती है रेवेन्यू रिसीप्ट की वजह से, राइट। आप जो, या तो आपका एसेट कम हो सकता है या फिर लाइबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, या तो एसेट कम होगा या लाइबिलिटीज इसमें बढ़ जाएंगी रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं,
एग्जाम्पल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर लोन लेती है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ रिसीट जिससे गवर्नमेंट की फ्यूचर लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि जो पैसा लिया है सरकार को कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा। या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दी अपनी कंपनी का, तो इसमें क्या हो गया, एसेट स्टेटस कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक ये कंपनी सरकार की थी इससे प्रॉफिट मिलता रहता था, तो वो सरकार के लिए एक एसेट था। तो रेवेन्यू रिसीप्ट में या तो आपका एसेट कम हो सकता है या फिर आपकी लाइबिलिटीज आपकी बढ़ सकती हैं। इस तरीके से कैपिटल रिसीप्ट में, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कैपिटल रिसीप्ट जो आपकी होती है उसमें एसेट लाइबिलिटी स्टेटस बदल जाता है, लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो उससे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस सेम रहता है। क्योंकि टैक्स में अब क्या ही गवर्नमेंट बोलेगी ना कि वी नीड टू पे द टैक्स टू द पीपल, नहीं। अब वापस आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो कैपिटल रिसीट को, तो कैपिटल रिसीट एक्सपेंडिचर दो तरीके की होती है, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट वगैरह, राइट। जैसे मैं इसमें बात करती हूँ डेट और नॉन डेट वाली, तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि डेट वाली आपकी रिसीप्ट वो होती है, अगर वो पैसा आपका आए तो डेट क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने लोन ही लिया तो लोन ऐसा है कि फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, लेकिन बाय द वे अगर आप पैसे इस तरीके से ले रहे हो कि मतलब आपका डेट मतलब ना एसेट लाइबिलिटी स्टेटस बदल नहीं रहा, तो उसको कहते हैं आपका ये नॉन डेट वाला। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपने शेयर क्या कर देती है, सेल कर देती है, तो उसको कुछ पैसा मिलता है इस केस में, राइट। अब ना व्हाट इफ गवर्नमेंट अपने लोन सेटल करने के लिए ऐसा कर रही है कि गवर्नमेंट को पैसा तो मिल रहा है बट उस कंपनी के पास पहले से ही गवर्नमेंट का लोन था कि 50 लाख का चुकाना था लोन, तो एक लाइबिलिटी स्टेटस बना हुआ था। गवर्नमेंट को 50 लाख का लोन चुकाना था, तो गवर्नमेंट ने 50 लाख के ही शेयर बेच दिए, तो ऐसे क्या हो गया, एसेट लाइबिलिटी को मिसमैच कर गया और ये एसेट लाइबिलिटी स्टेटस आपका चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके की कैपिटल रिसीट को नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट कहते हैं, जो कि हमने डिसइन्वेस्टमेंट में देखा। तो ये हमने समझ लिया कि आपके रिसीट कितने तरीके के होते हैं। हमने देखा रेवेन्यू रिसीप्ट होती है आपके, फिर आपकी कैपिटल रिसीप्ट होती है। कैपिटल में भी आपके डेट और नॉन डेट क्रिएटिंग होती है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी आपका इतने ही तरीके का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा किया हो, जैसे सैलरी दी हो लेकिन उससे एसेट लाइबिलिटी स्टेटस नहीं चेंज हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा जिससे अगर खर्चा किया हो तो आपका एसेट क्रिएट हो जाते हैं, लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं। जैसे लोन चुका दिया हो तो आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई, और अगर आपने कहीं कोई कंपनी सेटअप कर दी है तो आपका एसेट बढ़ जाएगा जिससे प्रॉफिट आता रहेगा। तो ये तो हमने समझ लिया एक्सपेंडिचर रिसीव्ड विद इट्स टाइप। अब जानते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राइट। एक्सपेंडिचर आपको पता है, डेफिसिट इज नथिंग, इट इज अ गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड आपका रिसीट। जब आपकी एक्सपेंडिचर रिसीट से ज्यादा हो जाए तो अक्सर उसे डेफिसिट कहा जाता है, राइट। तो इवन रिसीट भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है बट यूजुअली हम इसे ही काउंट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ना। फिस्कल डेफिसिट इज एक्चुअली जब आप टोटल एक्सपेंडिचर अपना टोटल ले लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रिसीप्ट जो है उनको माइनस करते हो, साथ में नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीप्ट को माइनस करते हैं। अच्छा, इसको ध्यान से समझना जरूरी है, ये समझ जाएंगे तो आप फिस्कल डेफिसिट का एडिशनल मतलब समझ पाएंगे। टोटल एक्सपेंडिचर इसमें आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होगा प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर भी है, नॉन डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर भी है, राइट। कि आपने ऐसा खर्चा किया कि उससे आपका डेट की स्टेटस नहीं आपका नहीं बदला, ठीक है। लेकिन जब आप रिसीप्ट, आपने पैसा जहां से लिया है उसमें आपने रेवेन्यू रिसीप्ट तो डाल ली, मतलब टैक्स वगैरह डाल दिए, बट आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में से सिर्फ नॉन डेट वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया, जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे आपने एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब योर फिस्कल डेफिसिट इज एक्चुअली इक्वल्स टू योर डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया, राइट। एक चीज, फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर में सब कुछ था आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस जब आप रिसीप्ट माइनस कर रहे थे, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट एलिमिनेट होनी चाहिए यूजुअली, जो इसे हम डेफिसिट कहते हैं ना। बट एक्चुअली इसमें क्या किया गया है, इसमें वो वाली रिसीप्ट माइनस कर दी गई है जो कि आपके डेट स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जिस रिसीप्ट को आपने लोन लेके बढ़ाया है, राइट ना। तो इसमें क्या किया गया, रेवेन्यू रिसीप्ट तो ले ली गई
लेकिन जो कैपिटल रिसीट में से जो डेट क्रिएटिंग रिसीट है उनको ऐड नहीं किया गया है। इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है ये एक्चुअली आपके क्या रिप्रेजेंट करता है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि सरकार कितना लोन ले रही है अपने एक्सपेंडिचर को डील करने के लिए। सो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करती है कि सरकार कितना लोन ले रही है अपने एक्सपेंडिचर को सेटल करने के लिए। अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज नथिंग फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, राइट ना। अब अगर टोटल फिस्कल डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट की बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट बोरिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है जो कि डेट क्रिएटिंग है, तो गवर्नमेंट बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टोटल गवर्नमेंट बोरिंग में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दी जाए तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की बोरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने बोरिंग की होती है और उसकी पेमेंट जा रही होती है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो अब इसमें क्या होगा, प्रेजेंट गवर्नमेंट कितनी बोरिंग करी उसकी ट्रू पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। अब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज नथिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस फिस्कल डेफिसिट। अब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में से अगर आप फिस्कल डेफिसिट माइनस कर देंगे तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। इसे ऐसे भी कहते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आप रेवेन्यू रेवेन्यू डेफिसिट में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देंगे तो भी आपको रेवेन्यू आपका डेफिसिट मिल जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दीजिए तो भी रेवेन्यू रिसीट मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में से फिस्कल डेफिसिट को माइनस कर देंगे तो भी आपका फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितने तरीके का एक्चुअली होता है। और जनरल सर्विस होता है, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस एंड ग्रांट एंड एड। सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होती है, जैसे आपके हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होती है। इकोनॉमिक सर्विस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी। इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है सोसाइटी के लिए। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं, बट हम यहाँ पे 3 चीजों के बारे में ही बात करेंगे, खासकर 2 चीजों पे। कि एक तो जो ये बजटिंग का असर पड़ता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है तो वो जो इकोनॉमी की डिमांड को डील करती है। अगर बाय द वे गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ा दे और टैक्स कम कर दे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, मनी ज्यादा सर्कुलेट होगा, लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट होगी। लिक्विडिटी ज्यादा क्रिएट होगी, डिमांड ज्यादा होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ हो जाती है। जैसे न्यू डील यूएस लेकर आया था, एट दैट टाइम इट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट अगर अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है तो वो क्या करती है, डिमांड को कम करती है। रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है तो डिमांड कम करती है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो डिमांड को बढ़ा देती है। तो ये था पहला फंक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोशल फंक्शन, दैट इज इक्वालिटी लेकर आना और वीकर सेक्टर को ग्रोथ कराना, राइट। इक्वालिटी कैसे? आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। जैसे टैक्सेशन से आप रिच को ज्यादा टैक्स करते हो, पुअर को कम टैक्स करते हो और उस रिच से पुअर को ट्रांसफर करते हो, राइट। तो ये टैक्सेशन सोर्सेस हो गया। दूसरा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे सेक्टर्स को जो कि वीकर सेक्शन को ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उनको टैक्स सब्सिडी देती है। जैसे एमएसएमई सेक्टर को मिलती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलती है। हावेवर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि डिमांड बढ़ रही हो। एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर वैसे भी बढ़ता रहता है क्योंकि जो इकोनॉमी आपकी ऑलरेडी इतना ग्रोथ तो करती ही है कि मतलब थोड़ा सा आपका बढ़ता रहेगा। जब एक परसेंटेज आपका एक बियॉन्ड क्रॉस करता है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर मीन्स डिमांड। अब बात करते हैं डेफिसिट डिमांड रिलेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जहां वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जो डेफिसिट होता है वो मतलब डेफिसिट कब होगा, अगर बाय द वे आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से आपसे ज्यादा हो जाता है। और यूजुअली हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर को यूज करती है। आर्टिकल सेज कि हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यूज करती है डिमांड बढ़ाने के लिए। तो डेफिसिट रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेंडिचर साइड कि गवर्नमेंट ना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है इसलिए डेफिसिट ले रही है। तो अगर डेफिसिट है इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, एक्सपेंडिचर है इसका मतलब आपका डिमांड क्रिएट हो रही है। नाउ दिस इज वे आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि इसका एक्चुअली कितना एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं, ये बहुत हद तक हमारी फिस्कल रूल पर डिपेंड करता है, राइट। सो फिस्कल रूल डिमांड डिसाइड फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी डिसाइड्स आपका डिमांड। तो इंडिया में क्या फिस्कल रूल है? इंडिया में फिस्कल रूल एक तो हमने देखा हम एक्सपेंडिचर पे ध्यान देते हैं, दूसरा हमारे जो फिस्कल रूल है वो एनके सिंह कमेटी से गाइडेड है, जिसमें हमने बोला कि हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो 60% को ना क्रॉस करे तो बेहतर। इसमें 40% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और आपका हम देखते हैं कि 20% आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फिर हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट हैं उन पे भी काम करने की बात की गई है कि वो अभी आपके 3% के आसपास हम लेकर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे
आपके टारगेट्स रखे हैं हमने 2021 के, जहाँ पे हम 2.8% का टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम और आगे लेके जाते हैं तो हम इसके टारगेट को उससे भी कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2.8 आपके 2021 के टारगेट है, और 3 ये आप ये याद रख सकते हैं 3% आपके 2020 का टारगेट था, 2.8% आपका 2021 का टारगेट था, और उसके बाद 5% आपका 2023 का टारगेट था, जो कि कोविड की वजह से काफी इंपैक्ट हो चुके हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का ये है कि अभी हमारा 0.8% हम 2023 तक का टारगेट लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम एनुअली 0.5% इसको कम करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट को। Now, with this target, the article says that कि एक्सपेंडिचर में हम कितना चेंज कर सकते हैं, दिस इज लिमिटेड ओनली। टारगेट हमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक्सपेंडिचर में कितना यूज कर सकते हैं। देन एडिटोरियल मेक अ केस कि वी नीड टू ब्रिंग मोर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्सपेंडिचर इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज एक्सपेंडिचर पे ऑलरेडी इतने आपके टारगेट लिमिटेशन लग चुके हैं। और दूसरा आर्टिकल टॉक अबाउट कि थोड़ी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी यहाँ पे, जिससे कि जब इस तरीके के सिनेरियो को डील करने के लिए हम इन टारगेट्स को थोड़ा इधर उधर हिला सकें। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमारे पास एक्सपेंडिचर जो स्कोप देता है वो इनएडिक्वेट है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, नए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाने की जरूरत है, साथ में पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.